कराची के एक पुराने इलाके गाजियाबाद में, जहां पर जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी, चहल पहल से रौनक से भरी उन गलियों में एक ऐसी गली थी जहां पर मौजूद था एक पीली दीवारों वाला पुराना मकान, जिस मकान को एक पुराने दरख्त की शाखों ने पूरी तरह से लपेट रखा था। मकान की पुरानी दीवारों के ऊपर उन शाखों का राज था। कहते हैं कि उस मकान में एक ऐसा आसेब था जो किसी इंसान को वहां पर आबाद होने नहीं देता था। जो कोई भी वहां पर रहने के लिए आता तो एक महीना भी वहां पर गुजार नहीं सकता। ऐसी बहुत सी कहानियों को लेकर वो मकान पूरी तरह से आसेब ज़्यादा मशहूर हो चुका था। जो कोई भी गाजियाबाद का रहने वाला था और उसकी मकान के आसपास की गलियों का मुकीम था, वो तो उस मकान के पास से भी नहीं गुजरते थे। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जब रात का पिछला पहर होता है तो इस पुराने मकान के बाहर अक्सर एक दरख्त के पास एक शख्स बैठा नजर आता है। वो आदमी कौन है, कहां से आता है, कोई नहीं जानता। बहुत से लोग ये भी कहते थे कि ये उसी मकान का आसेब है जो इंसानी रूप लेकर अपना आप जाहिर करता है और वहां पर बैठा दिखाई देता है। इन्हीं कहानियों से मशहूर वो मकान खासा वीरान हो चुका था और कई सालों से खाली पड़ा था। फिर पंजाब से आई एक फैमिली, अब्दुल्ला साहब की फैमिली, जिनमें अब्दुल्ला साहब की बीवी और उनके 2 बच्चे थे। उन लोगों ने वो मकान किराए पर ले लिया। जब इलाके के लोगों ने देखा कि उस आसेबज़दा मकान में कोई रहने के लिए आया है तो सब बड़े तज्जुब में थे। अब्दुल्ला साहब का ये मानना था कि जब हम लोग इस मकान में सामान रख रहे थे तो इलाके के लोग बहुत हैरत ज़दा नजरों से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मकान में कोई अजीब बात है। यहाँ तक कि अब्दुल्ला साहब के बेटे हमजा ने पूछ भी लिया, भाई क्या बात है, आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो आसपास से गुजरने वाले लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो देख रहे थे कि ये मकान खाली था, अब ये भी आबाद हो गया। यहाँ पर भी उनको किसी ने उस मकान के बारे में कोई हकीकत नहीं बताई। अब्दुल्ला साहब खासे परहेजगार और नमाजी इंसान थे। जैसे उस मकान में वो लोग शिफ्ट हुए, उस मकान में शिफ्ट होते के 2 दिन बाद ही अब्दुल्ला साहब को घर में किसी भारी मखलूक का आसेब और साया महसूस होने लगा। अब्दुल्ला साहब अपनी बीवी रुखसाना से कहने लगे, मुझे ऐसा लगता है जैसे इस घर में किसी मखलूक का बसेरा है। ऐसा लगता है कि जैसे ये घर सदियों से वीरान पड़ा है। जब उन लोगों ने इस घर को किराए पर लेना था, उससे पहले इस घर के मालिक मकान ने इस घर की अच्छे से सफाई सुथराई करवा दी थी, ताकि आने वाले लोगों को ये ना लगे कि ये मकान बहुत अरसे से बंद है। जिस पर रुखसाना का ये कहना था कि नहीं, अगर मकान में ऐसी कोई बात होती तो इलाके के लोग हमें बता ही देते, सब देख तो रहे थे। तभी अब्दुल्ला साहब ने कहा कि नहीं, मैं जिस टाइम तहज्जुद और फजर की नमाज के लिए उठता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जिस तरह से किसी मर्द के बड़बड़ाने की आवाज आती है, ऐसा महसूस होता है जैसे घर की छत के ऊपर कोई बोलता है। तो रुखसाना ने कहा कि हमजा ना हो, हमजा को आदत है देर रात तक जागने की। हाँ, ये भी हो सकता है, चलो आज मैं देख लूंगा। दिन गुजर गया। हमजा और आलिया भी थोड़े चुप चुप थे। आलिया ने कहा, हमजा भाई, इस घर में आने के बाद मुझे सही से नींद नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि जिस तरह एक अजीब सा दबाव है जो दिमाग के ऊपर आकर बोझ सा महसूस करवाता है। क्या तुम्हें भी ऐसा लगा? जिस पर हमजा ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ खास तो नहीं लगा, ठीक ही तो है। हाँ, घर थोड़ा पुराना है और इसके बाहर जो वो पुराना बंजर दरख्त है, देखो तो वो कितना बेहानक लगता है ना? जिस पर आलिया ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे भी इस दरख्त को देखकर बहुत डर लगा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे इस दरख्त ने घर की एक साइड की दीवार को पूरी तरह से अपनी लपेट में लिया हुआ है। दोनों बहन भाई ऐसे ही बातें कर रहे थे। तभी रुखसाना आई और आकर कहने लगी, तुम्हारे अब्बू को भी इस घर में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई आसेब है। मुझे तो लगता है कि उनका वहम है। हमजा ने भी कहा कि जी अम्मी, उनका वहम ही होगा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। लेकिन आलिया ने कहा कि मैं अब्बू की बात से मुत्तफिक हूँ। अम्मी, आपको पता है कल रात तकरीबन 1 बजे मैं पानी पीने के लिए उठी
تو جیسے ہی میں کچن کی طرف جا رہی تھی مجھے ایک سایہ سا نظر آیا۔ تو دونوں حمزہ اور اس کی ماں رخسانہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے چلو یہاں تو پوری کہانی ہی بن گئی، چھوڑو ان کی باتوں پر غور مت کرو۔ تبھی حمزہ بھی باہر چلا گیا۔ عبداللہ صاحب اپنے کام سے آنے کے بعد سارا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ ہی گزارتے تھے، اپنے بیوی اور بچوں کے پاس ہی بیٹھے رہتے۔ رات تقریباً 11 بجے کے قریب وہ ساری فیملی سو جایا کرتے تھے۔ ایک کمرے میں رخسانہ اور عالیہ سوتی تھی، جبکہ دوسرے کمرے میں عبداللہ صاحب اور حمزہ سوتے تھے۔ آج پھر عبداللہ صاحب کی آنکھ کھلی تہجد کے ٹائم، وہ اٹھے تو غور سے دیکھا حمزہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ عبداللہ صاحب باہر آئے، انہیں وضو کرنے کے لیے واش روم کی طرف جانا تھا۔ تو جیسے ہی وہ صحن کی طرف جانے لگے تو صحن میں بھی ایک جگہ پر پانی کا نل لگا ہوا تھا۔ تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس پانی کے نل کے پاس کوئی سفید شلوار قمیض پہنے ایک آدمی کھڑا ہے جو اس نل کے پانی سے اپنے ہاتھ دھو رہا ہے۔ عبداللہ صاحب کی جب نظر اس پر پڑی تو انہوں نے ایک دم سے کہا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے پلٹ کر عبداللہ صاحب کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں غیر انسانی تھیں، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ اسی ٹائم گھر کی سیڑھیاں پھلانگتا وہ اوپر بھاگ گیا۔ عبداللہ صاحب چور چور کرتے اس کے پیچھے بھاگے۔ جیسے ہی چور چور کی صدا سنی سب گھر والے جاگ کے، حمزہ بھی اپنے فادر کے پیچھے، اپنے باپ کے پیچھے دوڑا۔ چھت پر جا کر جب ان سب نے دیکھا چھت پر کوئی بھی نہیں تھا، آس پاس کے چھت بھی ویران تھے۔ حمزہ نے کہا کہ ابو کیا ہوا؟ جس پر عبداللہ صاحب کا یہ کہنا تھا مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی آدمی باہر پانی والے نل سے ہاتھ دھو رہا تھا۔ جو میں نے اسے پوچھا تو اس نے میری طرف پلٹ کر دیکھا، لیکن اس کی آنکھیں غیر انسانی طور پر چمک رہی تھیں۔ تبھی وہ اوپر بھاگا، مجھے لگا کوئی چور ہوگا۔ تبھی حمزہ نے کہا ابو انسانوں کی آنکھیں تو نہیں چمکتی، کیا آپ کا وہم سچ تو نہیں؟ حمزہ اور عبداللہ دونوں ڈر گئے۔ تبھی انہیں ایک بھاری سانس لینے کی آواز آئی، جبکہ چھت پوری طرح سے ویران تھا۔ تبھی وہ دونوں تیزی سے نیچے بھاگے اور جا کر کہنے لگے کہ ایسا لگا کہ ہم نے کسی بھوت پریت کو دیکھا ہے، پتہ نہیں وہ کیا مخلوق تھا، ایک دم سے غائب ہو گیا۔ رخسانہ اور عالیہ بھی ڈرنے لگ گئے۔ تبھی ایسا محسوس ہوا کوئی بھاری قدموں کے ساتھ چھت کے اوپر چل پھر رہا ہو۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے۔ اگلے دن عبداللہ صاحب نے کہا کہ اب میں اپنے بزرگ کے پاس جاؤں گا۔ ان کے ایک ماننے والے تھے جن کے پاس وہ اکثر جایا کرتے تھے، وہ ایک شاہ صاحب تھے۔ ان کے پاس جب عبداللہ صاحب گئے انہوں نے ساری بات کی تو شاہ صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں کسی جن کا بسیرا ہے، ہو سکتا ہے وہ جن اس باہر والے بنجر درخت کے اوپر بھی رہتا ہو۔ تم اس گھر میں جا کر رات کے وقت تہجد کر کے پڑھائی پڑھنا، اگر تو اس کے چلانے کی آوازیں آئیں تو اس کا مطلب ہے اس کا بسیرا گھر کے اندر ہے، اور اگر اس کی آوازیں گھر کے باہر آئیں تو پھر اس گھر میں اس کا گزر بسر ہے۔ اگر وہ گھر سے باہر ہوا تو اس کو نکالنا آسان ہوگا، اور اگر اس کا بسیرا گھر کے اندر ہوا تو تم لوگوں کو نکلنا پڑے گا، کیونکہ ایسے سرکش جن انسانوں کو زندہ نہیں چھوڑتے، نقصان پہنچا دیتے ہیں اگر ان کی جگہ پر کوئی انسان آ کر رہنا شروع کرے۔ عبداللہ صاحب نے اپنے ان بزرگ شاہ صاحب سے پڑھائی لی اور گھر آ گئے اور یہ کہا کہ آج میں پڑھائی کروں گا اور اس کے بعد پتہ چل جائے گا۔ تبھی عبداللہ صاحب نے جب تہجد کے وقت وہ پڑھائی پڑھنا شروع کی تو ان کے گھر کے باہر سے کسی مرد کے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ پہلی آوازیں گھر کے باہر سے آ رہی تھیں، مانو جس طرح سے گھر کے پرانے دروازے کے پاس بیٹھا کوئی آدمی واویلا مچا رہا ہو، رو رہا ہو اور دروازہ کھٹکھٹا رہا ہو۔ عبداللہ صاحب نے اپنے بیوی اور بچوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی باہر نہیں آئے گا، آپ سب گھر کے اندر ہی رہیں گے۔ اس کے بعد عبداللہ صاحب نے تیسری بار پڑھائی شروع کی تو ایسا لگا کہ جیسے گھر کے اندر کوئی بھیانک آوازوں سے بول رہا ہے، اور اس کے بعد گھر کے اندر تالیاں بجنے کی آواز آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے 2 سے 3 لوگ تالیاں بجا رہے ہوں۔ سب بہت زیادہ ڈر گئے، گھر کا پورا ماحول بہت زیادہ بھیانک اور گمبھیر ہو چکا تھا۔ عبداللہ صاحب نے پڑھائی بند کی تو 1 منٹ کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا، تالیوں کی آواز اور اس آدمی کی آواز آنا بند ہو گئی، لیکن ایسے لگ رہا تھا کہ گھر کے باہر ابھی بھی کوئی مدھم سی آوازوں میں رو رہا ہو، اور وہ آوازیں کسی انسان کی تھیں۔ عبداللہ صاحب نے اگلے دن جا کر سارا قصہ
अपने बुजुर्ग शाह साहब को बताया तो उनका ये कहना था कि जितनी जल्दी होता है इस मकान को खाली कर दो। इस मकान में एक सरकश जिन है, हो सकता है तुम्हारे बच्चों पर भी बसेरा कर ले या फिर घर के किसी एक फर्द को नुकसान भी पहुंचा दे। वो घर आसेब सदा है, उस घर में एक भयानक सरकश भूत का बसेरा है और वो किसी को वहां पर रहने नहीं देगा। अब्दुल्ला साहब बहुत परेशान हो गए और कहने लगे, अभी तो हमें इस घर में 10 दिन भी नहीं हुए, आ जाकर 4 से 5 दिन ही हुए हैं। तो शाह साहब का कहना था कि जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, जितनी जल्दी होता है इस घर को छोड़ दो। अब्दुल्ला साहब ने आकर अपने घर वालों को सारी बात बताई। रुखसाना का ये कहना था कि मुझे भी इस घर में बहुत डर लगने लगा है। ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो भूत प्रेत और जिन्नात हमें भी जाने नुकसान पहुंचा देगा, हमें कोई और घर ढूंढना होगा। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ठीक है, मैं अभी जाकर प्रॉपर्टी डीलर से बात करूंगा और हम लोग इस घर को छोड़ देंगे। अब्दुल्ला साहब ने बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक उन्हें कोई घर नहीं मिल रहा था। शाह साहब ने कहा कि वो पढ़ाई दोबारा नहीं पढ़नी, अगर पढ़ाई पढ़ोगे तो जिन नुकसान भी दे सकता है। लेकिन एक बार तो अब्दुल्ला साहब उस घर में पढ़ाई पढ़ चुके थे। जो ही रात होती पूरे घर में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती। ऐसा लगता कि कोई आदमी भारी कदमों वाला घर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है। कभी ऐसा लगना कि वो किचन का दरवाजा खोलता है, कभी ऐसा लगना कि वो घर का बैरूनी दरवाजा खोलता है। घर का बाहर वाला दरवाजा पुराना था, इतना पुराना था कि उसको खुलने की एक मखसूस आवाज आती थी। अब्दुल्ला साहब और उनके घर वाले बहुत ज्यादा खौफसदा थे। रात तो गुजर गई लेकिन जो ही सुबह हुई तो पूरे घर में बहुत लंबे पैरों के निशान लगे हुए थे। वो पैरों के निशान सिर्फ एक उंगली और अंगूठे वाले थे, जिन्हें देखकर अब्दुल्ला साहब के सभी घर वाले डर गए। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए। कोई भी रात ऐसी ना होती जब वो जिन उन्हें पूरी तरह से डराने की कोशिश ना करता। यहाँ तक कि रात के पिछले पहर में कभी कभी ऐसा भी लगता कि वो सबके नाम लेकर पुकार रहा हो। हमजा रात 11 बजे अपने घर वापस आ रहा था तो वो क्या देखता है कि उसके घर के बाहर दीवार के पास एक आदमी बैठा है और ऐसे लग रहा है कि वो अपने हाथों के साथ नीचे जमीन को खोद रहा है। हमजा उसको दूर से देख रहा था। हमजा तेजी से अपने घर के करीब आया और जो ही उससे मुखातिब होने लगा तो वो गायब हो गया। वहां पर खासी जमीन खुदी हुई भी थी। हमजा बहुत ज्यादा डर गया और तेजी से अपने घर का दरवाजा खटखटाने लगा। जब हमजा दरवाजा खटखटा रहा था तो उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसके पीछे कोई काले रंग का साया खड़ा है। जैसे ही आलिया ने दरवाजा खोला, हमजा चीखें मारता हुआ अंदर दाखिल हो गया और कहने लगा कि भी घर के बाहर दीवार के पास मैंने एक सफेद लिबास में एक आदमी को बैठे देखा। वो बहुत भयानक था। वो अपने हाथों से बाहर मिट्टी को खोद रहा था। आप लोग देखिए, वहां पर मिट्टी खुदी हुई भी है। अम्मी, हमें इस घर में नहीं रहना। वो लोग सब बाहर गए और जाकर देखा तो एक कोने से खासी मिट्टी किसी ने खोदी हुई थी। तभी उन्हें मोहल्ले का एक आदमी मिला और कहने लगा कि ये घर बहुत ज्यादा आसेब सदा है। यहाँ पर ऐसे भूत प्रेत और जिन का बसेरा है जो किसी इंसान को यहाँ पर आबाद होने नहीं देता। आप लोगों ने बहुत ज्यादा गलती की इस घर को लेकर। अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जब हम लोग ये घर ले रहे थे बहुत से लोग हमें देखने भी आए, लेकिन इस घर की हकीकत हमें किसी ने भी नहीं बताई। अगर हमें उसका कोई बता देता तो शायद हम लोग ये घर लेते ही ना। लेकिन अब हम लोग इस घर को जल्द से जल्द छोड़ देंगे। फिर उन लोगों ने दिन रात कोशिश की। अब्दुल्ला साहब तहज्जुद का कुरान पाक पढ़ते तो उसकी वो खौफनाक मनहूस आवाजें आना बंद हो जाती। फिर 1 महीने के अंदर अंदर अब्दुल्ला साहब अपनी फैमिली को लेकर उस आसेब ज़दा भूत प्रेत वाले घर से निकल गए। बड़ी मुश्किल से दुआएं की, कुरान पाक पढ़ा, इबादत की तो लोगों को घर मिला। वरना एक बुजुर्ग का ये भी कहना था कि जो लोग यहाँ पर आकर इबादत करते हैं ये जिन उनको अक्सर कैद कर देता है और इस घर से निकलने ही नहीं देता। यही वो अब्दुल्ला साहब की फैमिली के साथ भी कर रहा था। लेकिन उनकी इबादत, रियाजत और दुआओं ने उन्हें एक और घर दे दिया और वो लोग उस भूत प्रेत और आसेब वाले घर से निकल गए। एक बार फिर से गाजियाबाद का वो पुराना मकान वीराने और अंधेरे में डूब गया, जहां पर बसेरा था एक ऐसे भूत का जो किसी इंसान को रहने नहीं देता था। जब भी कोई वहां पर रहने के लिए आता तो वो उसका जानी दुश्मन बन जाता। मोहल्ले के लोग कहते थे कि यहाँ पर कई जमाने पहले, कई साल पहले, करीब 40-50 बरस पहले एक फैमिली आकर रही थी, जिनमें एक नौजवान लड़का
جس کی شادی ابھی حال ہی میں ہوئی تھی۔ جب وہ لوگ یہاں پر آ کر رہے تو اس کی بیوی کے اوپر بھی یہ بھوت سوار ہو گیا تھا اور اس لڑکی نے اسی گھر میں اپنے آپ کو آگ لگا کر جان سے مار لیا تھا۔ اس کے بعد سے یہ گھر ایسا آسیب زدہ ہوا کہ یہاں پر رہنے والا کوئی بھی انسان 1 ماہ سے اوپر تو کیا 10 سے 15 دن بھی گزار نہیں سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو سامان چھوڑ کر بھی بھاگ جاتے تھے اور جب پھر کوئی نیا گھر ملتا تھا تو بہت سے لوگوں کو ساتھ لا کر، کسی صاحب علم کو ساتھ لا کر ان کی موجودگی میں سامان اٹھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ گھر خوف کی جیتی جاگتی تصویر ہوتے ہیں، کچھ گھروں میں ایسے جنات پائے جاتے ہیں جو انسانوں کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرتے۔ آپ لوگ جب بھی کوئی گھر لیں تو پوری طرح سے اس کی تحقیقات کیا کریں، تبھی ایسے کسی گھر میں رہنے کا فیصلہ کیا کریں جس گھر کی پرانی دیواریں اور ویرانہ نظر آ رہا ہو۔ اس گھر کو لینے سے پہلے ضرور کسی صاحب علم کو لے جا کر دکھانا چاہیے۔ یہ تھی غازی آباد کے اس پرانے آسیب زدہ بھوت والے گھر کی کہانی۔ اگر میرے چینل کی کہانیاں آپ لوگوں کو پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔